बच्चों को देखते हैं जो बहुत डरे हुए थे। उनमें से एक बच्चा बाहर झांककर देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है कि तभी इन्फेक्टेड लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। जिमी अपनी माँ की ओर भागा, लेकिन उसकी माँ उसकी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वो अंदर ही फंसी रह गई और वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो गई। जिमी देखता है कि इन्फेक्टेड लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वो अपनी पूरी ताकत से अपने पिता की ओर भागा, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा तो उसके पिता उसकी मदद करने के बजाय ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगते हैं। जिमी बहुत डरा हुआ था, पर उसके पिता ने उसे समझाया कि ये लोग मरे नहीं हैं, ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया है। उन्होंने जिमी को अपना क्रॉस थमाया, लेकिन जिमी वहाँ नहीं रुका और पास ही में बने एक छोटे से कंपार्टमेंट में जाकर छिप गया। इन्फेक्टेड लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और उन्होंने जिमी के पिता को भी काट लिया, जिससे वो भी उन्हीं में से एक हो गए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यही उस खतरनाक वायरस के फैलने की शुरुआत थी। अगले 28 सालों में रेज वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब ना लोगों के पास बिजली थी, ना ही इंटरनेट। लोग जिंदा रहने के लिए ऐसी जगहों पर बसने लगे जहां कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड ना पहुंच सके। लेकिन उनमें से भी बहुत कम लोग ही कुछ हफ्तों से ज्यादा जिंदा रह पाए, और जो लोग जिंदा बचे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ा। अगले सीन में हमें ऐसा ही एक गांव दिखाया जाता है जो बेहद सावधानी से ऐसी जगह बसाया गया था जहां इन्फेक्टेड लोगों का पहुंच पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये गांव समुद्र के बीचों बीच था और इसे जमीन से जोड़ने के लिए कई किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी, जो ज्यादातर समय पानी के नीचे रहती थी और सिर्फ 4 घंटे के लिए ही बाहर आती थी। लेकिन उस समय भी समुद्र की तेज लहरें उस पर चलने वाले को वापस किनारे पर धकेल देती थी। अब इंसानों के पास इन्फेक्टेड लोगों से लड़ने के लिए कोई मॉडर्न हथियार नहीं बचे थे। हमें दिखाया जाता है कि लोग अब अपने हथियार खुद बनाते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को जरा भी आइडिया नहीं है कि वायरस फैलने से पहले की दुनिया कैसी थी। उन्हें सिर्फ वही चीजें सिखाई जाती हैं जो उन्हें मुश्किल हालातों में जिंदा रहने में मदद कर सके। इसके बाद हम स्पाइक को देखते हैं, जिसके लिए आज का दिन बेहद खास था। उसके डैड जैमी उसे तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ हर बच्चे को 12 साल की उम्र में तय करना होता था कि वो आगे क्या करेगा। स्पाइक ने अपने पिता की तरह शिकारी बनने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा। वो उन सभी खिलौनों को पीछे छोड़ देता है जिनसे कभी उसे बहुत लगाव हुआ करता था। जेमी उससे पूछता है क्या तुमने चाकू रख लिया? तभी ऊपर से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आती है। ये स्पाइक की माँ आइला थी, जिन्हें अक्सर ऐसे पैनिक अटैक्स आया करते थे। उन्होंने स्पाइक से पूछा तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी चीजें तो सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। जब आइला को पता चला कि जेमी उसे मेनलैंड ले जाने वाला है तो वो गुस्से से मानो पागल हो गई। वो गाली देने लगी, चिल्लाने लगी और जेमी को अपने बेटे से दूर रहने को कहा। स्पाइक उन्हें शांत कराने में अपने डैड की मदद करता है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो काबू में नहीं आती। इसके बाद जब वो जाने लगे तो सैम ने स्पाइक को एक बो दिया और उसे सिखाया कि उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। गांव के सभी लोग उनकी सलामती की दुआ करते हैं और उन्हें गेट तक छोड़ने आते हैं। एक औरत स्पाइक को नियम समझाते हुए कहती है कि अगर वो चाहे तो अभी भी वापस लौट सकता है, लेकिन अगर वो बाहर गया तो उसे खुद ही वापस आना होगा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाएगा। इसके बाद स्पाइक के लिए दरवाजा खोला जाता है और दोनों उस रास्ते से होते हुए मेनलैंड की ओर जाने लगते हैं। जेमी स्पाइक को बताता है कि ये रास्ता सिर्फ कुछ ही देर के लिए पानी के बाहर आता है, इसलिए अगर कभी ये थोड़ा भी पानी में डूबा हुआ दिखे तो इसे पार करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना लहरें तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएंगी। मेनलैंड पर कदम रखते ही जेमी ने स्पाइक से कहा कि वो अपनी आंखें और कान खुले रखे, क्योंकि ये जगह बेहद खतरनाक है। कब कहां से हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पाइक जो 12 साल में पहली बार गांव से बाहर निकला था, वो देखता है कि दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जल्द ही वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है जो जमीन पर रेंग रहा था। जेमी स्पाइक से कहता है देखो, भले ही वो धीरे चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। अगर यहाँ एक है तो उसके जैसे और भी होंगे। जेमी ने उसकी गर्दन पर निशाना लगाने को कहा, जो उसका सबसे वीक पॉइंट था। स्पाइक पहली बार किसी इन्फेक्टेड को देखकर बहुत डरा हुआ था और उसे हिम्मत देने की कोशिश में जेमी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि पीछे से एक और इन्फेक्टेड उनकी तरफ ही आ रहा था। क्योंकि वो स्लो थे, इसलिए स्पाइक बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर उन्हें मार देता है। ठीक उसी वक्त बाकी इन्फेक्टेड भी उन पर हमला कर देते हैं, पर जेमी ने सभी को मार दिया। स्पाइक ने पहली बार कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ उसमें छिपे खतरों को भी करीब से महसूस किया। जल्द ही वो एक वीरान गाँव में आते हैं जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं था। जेमी उसे कहता है कि लोगों ने इन घरों की हजारों बार तलाशी ली होगी, लेकिन फिर भी हमें एक बार जरूर देखना चाहिए। क्या पता कब कौन सी चीज हमारे काम आ जाए। दोनों मिलकर पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक एक तेज आवाज होती है जिससे जेमी चौकन्ना हो जाता है। जब वो कमरे में आए तो उन्हें एक आदमी की लाश मिली जिसे किसी ने उल्टा लटका रखा था। जेमी लाश को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसे जिंदा ही लटकाया गया था। फिर उसे वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए छोड़ दिया गया और अब ये भी उन्हीं में से एक बन चुका है। स्पाइक पूछता है कि कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा, जिस पर जेमी ने कहा कि शायद ये उसकी सजा थी या फिर किसी तरह की वार्निंग।
यहाँ मेनलैंड पर बहुत अजीब और खतरनाक लोग रहते हैं जो इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा बुरे हैं। स्पाइक समझ जाता है कि बाहर की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही बेरहम भी है। जेमी ने उसे कहा इसे मार दो, जितने ज्यादा ऐसे लोगों को मारोगे ये तुम्हारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा, इसके लिए बुरा महसूस मत करो। इन्फेक्शन उसके दिमाग पर हावी हो गया है, अब वो हम जैसा नहीं। स्पाइक बहुत डरा हुआ था जिस वजह से उसके हाथ कांपने लगे और वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड खुद को छुड़ा लेता है और हमला करने ही वाला था कि तभी जेमी ने उसे मार गिराया। अपने अगले शिकार की तलाश में वो आगे बढ़ते रहे। जेमी ने जब पत्तों पर खून के छींटे देखे तो वो चौकन्ना हो गया। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक जानवर की सड़ी गली लाश मिली जिसे इन्फेक्टेड लोगों ने नोच नोच कर खा लिया था। पास ही एक पेड़ पर उन्हें एक हिरण का कटा हुआ सिर टंगा मिला। जेमी ने तुरंत पहचान लिया कि अल्फा का काम है। इनका यहाँ होना एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। उसने कहा हमारा काम हो गया, अब वापस चलते हैं। लेकिन वो जैसे ही खुले मैदान में आए उन्होंने ढेर सारे अल्फा मॉन्स्टर्स को देखा जो उनसे बस कुछ ही दूर खड़े थे। जेमी स्पाइक को बिल्कुल शांत खड़े रहने को कहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनमें से एक ने उसे देख लिया, जिसके बाद सभी बहुत तेज उनकी ओर दौड़ने लगे। जेमी स्पाइक से उन पर निशाना लगाने को कहता है, पर स्पाइक इतना डरा हुआ था कि उसका हर निशाना चूक जाता है। दोनों जल्दी से वापस उसी घर की ओर भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। समय रहते जेमी अपने बेटे के साथ ऊपर की कोठरी में चढ़ जाता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। जल्द ही शाम हो गई, लेकिन उन्होंने देखा कि एक अल्फा अभी भी वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। स्पाइक अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा था, लेकिन जेमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुमने अच्छा किया। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ऐसी सिचुएशन में ठीक से तीर भी नहीं लगा पाते, लेकिन तुम तो लगातार कोशिश कर रहे थे। उनके सारे तीर खत्म हो चुके थे, इसलिए वो लड़ नहीं सकते हैं। उन्हें सुबह तक इंतजार ही करना होगा। तभी स्पाइक दूर कहीं जलती हुई आग को देखता है और जेमी से पूछता है कि वहाँ कौन रहता है, पर जेमी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं कभी वहाँ नहीं गया। रात में स्पाइक को एक डरावना सपना आता है। उसने देखा कि उसकी माँ पानी में डूब रही है और उससे मदद की गुहार लगा रही है। तभी हजारों हिरणों का झुंड उनके घर के पास से गुजरता है, जिससे इतनी तेज वाइब्रेशन होती है कि वो घर पुराना होने की वजह से गिरने लगता है। समय रहते वो दोनों वहाँ से बाहर तो निकल गए, लेकिन अब उन्हें छुपने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी थी क्योंकि अल्फा उनकी ओर आता ही होगा। जेमी वापस घर चलने को कहता है क्योंकि रास्ता अभी पूरी तरह से डूबा नहीं होगा। वो दोनों भागकर समुद्र किनारे आए और पाया कि पानी उनके घुटनों से नीचे था, मतलब अगर वो चले तो पहुंच जाएंगे। उधर दूसरी ओर वो अल्फा जो कब से खड़ा इंतजार कर रहा था, अचानक ढेर सारे कौवों का झुंड उसे जगा देता है, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वो कौवे उसी दिशा में उड़ रहे थे जिधर जेमी और स्पाइक गए थे। अल्फा इतना तेज था कि वो कई मील की दूरी बस कुछ ही मिनटों में तय कर लेता है। वो समुद्र के तेज बहाव को चीरते हुए सीधा उनकी ओर बढ़ता है। उसे आते देख जेमी और स्पाइक भी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ने लगते हैं। रास्ते में स्पाइक गिर जाता है, जिससे वो और भी पीछे हो जाते हैं। खुशकिस्मती से गार्ड्स जो सो रहे थे वो उनकी चीख सुन लेते हैं और अल्फा पर हमला कर देते हैं। कई तीर लगने के बावजूद भी अल्फा रुकता नहीं और स्पाइक पर झपटने ही वाला था कि तभी एक और तीर सीधा उसके सीने में जा लगा, जिससे वो गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। जेमी ने तुरंत गेट खोलने को कहता है, लेकिन वो लेडी इंतजार करती है, इस डर से कि कहीं उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो गया हो। पर अच्छी बात ये थी कि ऐसा नहीं था, वो सेफ थे। उस रात उनके वापस लौटने की खुशी में जश्न मनाया जाता है। जेमी उन्हें अपने पूरे सफर की कहानी बताता है और बीच बीच में थोड़ा झूठ भी बोल देता है कि स्पाइक ने अकेले 8 लोगों को मारा, ताकि सब उसे हीरो समझे। जब सभी स्पाइक को शराब पिला रहे होते हैं, तभी जेमी चुपके से एक लड़की के साथ पार्टी से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब स्पाइक उल्टी करने के लिए बाहर आया, तब उसने देखा कि उसके डैड उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उस रात स्पाइक को एहसास हुआ कि उसके डैड न सिर्फ झूठे थे, बल्कि उन्होंने उसकी माँ को भी धोखा दिया था। वो चुपचाप पार्टी से निकल गया और सैम के पास जाकर बैठ गया। सैम ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए। फिर वो स्पाइक के सफर के बारे में पूछने लगा, जिसके बाद स्पाइक ने उसे सब कुछ बताया। लेकिन जब स्पाइक उसे उस आग के बारे में बताता है जो उसने मेनलैंड में देखी थी, तो सैम उसे वहीं रोक लेता है और पूछता है कि आग तुमने किस दिशा में जलती हुई देखी थी। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है। तुमने जरूर कैल्सन को देखा होगा, वो 30 साल पहले मेरा डॉक्टर हुआ करता था। स्पाइक कहता है, लेकिन डैड तो कहते हैं कि सारे असली डॉक्टर्स मर चुके हैं, इसलिए तो कोई भी उसकी मॉम का इलाज नहीं कर सकता। पर सैम ने कहा, नहीं, वो डॉक्टर है, एक असली डॉक्टर। स्पाइक समझ गया कि उसके डैड जानबूझकर उसकी मॉम को डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, ताकि वो मर जाए और वो खुद रोजी के साथ रह सके। अगले दिन जब जेमी उसके पास आया तो स्पाइक का रवैया बिल्कुल अलग था। उसे लगा माँ की देखभाल करना, उनकी परवाह करना सब कुछ एक दिखावा था। वो अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि उस रात आपने मुझे डॉक्टर कैल्सन के बारे में क्यों नहीं बताया। जेमी नहीं चाहता था कि उसे उस आदमी के बारे में पता चले, लेकिन जब वो बार बार उस डॉक्टर के बारे में पूछता रहता है तो जेमी को उसके बारे में बताना पड़ता है। उसने कहा, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब हम लोग खाने की तलाश में मेनलैंड जाते थे, वहीं हमने पहली बार कैल्सन को देखा था। उसने हजारों लाशें एक लाइन में बिछा रखी थी, जिनसे इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि लगा कि मानो हम नर्क के बीचों बीच खड़े हैं। पर उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी।
वो औरतें, बच्चे, बूढ़े सबकी लाशों को एक एक कर भट्टी में फेंक रहा था और फिर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उसने हमारी तरफ देखा और हमें नीचे आने को कहा, लेकिन हम इतने डर गए थे कि वहाँ से भाग गए। इस बात को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसके दोबारा इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वो आदमी पागल है। स्पाइक कहता है फिर आप मॉम को मरने देंगे। वो गुस्से में बोल ही देता है कि अगर वो चली गई तो आपको तो रोजी मिली जाएगी। कभी सोचा है कि उसके पति को पता चला है तो उस पर क्या बीतेगी। जैमी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी जबान संभालने को कहता है, लेकिन जब स्पाइक की फिर भी नहीं रुकता तो जैन उसे जोर का थप्पड़ मारता है। जैमी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके पास गया, लेकिन स्पाइक उसे धक्का देकर कमरे के बाहर कर देता है। फिर वो चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि वो उसकी माँ से दूर रहे। जैमी ने तुरंत उसे चाकू छीन लिया। वो बेहद गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को कोई सजा नहीं देता। उल्टा चाकू वापस उसके हाथ में देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। स्पाइक ने सोच किया था कि अब उसे क्या करना है। अगले दिन उसने स्टोर रूम में आग लगा दी और दौड़ता हुआ गार्ड्स के पास आया। उसके कहने पर सभी उस आग को बुझाने में जुट गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बड़ी चालाकी से अपनी माँ को गाँव से बाहर ले आया। आइला उसके पीछे पीछे चलती गई और जब तक उसे एहसास हुआ कि वो मेनलैंड में है, तब तक वो बहुत दूर आ चुके थे। आइला बहुत डर गई और उसने स्पाइक को वापस चलने को कहा, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वापस जाने का रास्ता डूब गया था। स्पाइक उन्हें बताता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। बीमार आइला उसके पीछे पीछे चलती रहती है और घंटों तक चलने के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी। स्पाइक उन्हें एक सेब जला ले जाता है और कहा कि वो थोड़ा आराम कर ले। वो पूरी रात जगकर निगरानी करता है, लेकिन जल्दी उसकी आंख लग गई और वो भी सो गया। ठीक उसी वक्त हम एक इन्फेक्टेड को देखते हैं जो रेंगता हुआ उसी की ओर आ रहा था। वो स्पाइक के बहुत पास आ गया और हमला करने ही वाला था कि तभी स्पाइक की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसकी लाश ठीक उसके बगल में पड़ी हुई है। वो सोच में पड़ गया कि उसे किसने इतनी बेरहमी से मारा। दरअसल आइला ने ही उसे मारा था, लेकिन सुबह होते होते उसकी याददाश्त चली गई और उसे खुद भी याद नहीं रहा कि उसने क्या किया था। इसी बीच हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो इन्फेक्टेड लोगों से अपनी जान बचाए भाग रहे थे। उनमें से ज्यादातर मारे गए और जो बचे उन्होंने खुद को एक टनल के अंदर बंद कर लिया। वे जैसे ही टनल में आगे बढ़ते हैं, अचानक एक और अल्फा उन पर हमला कर देता है और उन सभी को बेरहमी से मार डालता है। वहीं दूसरी ओर स्पाइक अपनी मॉम के साथ आगे बढ़ता रहता है। वहां पर एक बड़े से स्टैचू को देखकर आइला को याद आता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। जब वो 7 साल की थी तो उसके डैड उसे यहाँ लाए थे। जल्द ही आइला को फिर से भ्रम होने लगते हैं और उसे लगा कि उसके डैड उसके साथ हैं। वो स्पाइक से ऐसी बात करने लगी जैसे वो अपने डैड से किया करती थी। स्पाइक देखता है कि उनकी नाक से फिर से खून बह रहा था। वो जैसे ही उसे पूछने गया, अचानक पीछे से एक और इन्फेक्टेड आदमी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। स्पाइक उसे मार देता है, पर वहां उसके जैसे और भी छुपे हुए थे। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे और आखिर में एक फ्यूल स्टेशन तक पहुंच गए। वो अंदर तो घुस गए, लेकिन वहां चारों तरफ बेंजीन गैस फैली होती है जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसी समय इन्फेक्टेड लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं और लगने लगता है कि उनका बचना मुश्किल है कि तभी किसी ने वहां आग लगा दी जिसमें सभी जलकर मर गए। स्पाइक और उसकी मां नीचे झुककर किसी तरह खुद को आग से बचा लेते हैं। जब वो बाहर आए तो स्पाइक की मुलाकात एरिक से हुई, जो उन्हीं सोल्जर्स में से एक था जिन्हें अल्फा ने मार दिया। अब वो अकेला मदद की उम्मीद में भटक रहा था। वो स्पाइक से पूछता है, अब क्या करेंगे? तुम तो यहीं रहते हो, मुझे रास्ता बताओ। उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चला कि ये दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। स्पाइक कहता है कि तुम चाहो तो आगे जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर एरिक इतना बुरा आदमी नहीं था। उसने स्पाइक की मदद की और आइला को अपने कंधे पर उठाकर उसके साथ जाने लगा। चलते चलते एरिक बताता है कि सोल्जर बनने से पहले वो एक ट्रक ड्राइवर था। लोग ऑनलाइन चीजें मंगाते थे और वो उन्हें उनके घर तक डिलीवर करता था। पर स्पाइक को उसकी कही एक भी बात समझ नहीं आती, क्योंकि ना उसने कभी ट्रक देखा था और ना ही वो जानता था कि ये इंटरनेट क्या होता है। उसने कहा, मेरी मॉम को डॉक्टर को दिखाने के बाद तुम मेरे साथ गाँव चल सकते हो। स्पाइक ने ऊपर उठते धुएं की ओर इशारा किया और बोला, हमें बस वहीं जाना है। वो थोड़ी देर आराम करते हैं और एरिक अपनी जेब से अपना फोन निकालता है जिसमें सिर्फ 1% बैटरी बची हुई थी। एरिक ने उसे बताया कि यह स्मार्टफोन है, इसके जरिए लोग बातें करते हैं, फोटो खींचते हैं और बहुत कुछ करते हैं। उसने स्पाइक को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई। फोटो देखकर स्पाइक ने पूछा, इसके चेहरे को क्या हुआ? एरिक कहता है कि क्या हुआ का क्या मतलब है, देखो वो कितनी सुंदर है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को और खूबसूरत बनाने के लिए हल्की फुल्की सर्जरी करवाई थी। अब एरिक को तो वो सुंदर लगती थी, पर स्पाइक के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसने कहा, मेरे गांव में भी एक लड़की है जिसे शीशे से एलर्जी है। जब वो उसे खाती है तो उसके होंठ भी ऐसे ही फूल जाते हैं। उसकी ये बातें सुनकर एरिक समझ गया कि ये लड़का कभी बाहर नहीं निकला था। जल्द उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और अब वो उसके किसी काम का नहीं था। इसी बीच आइला खुद से चलना शुरू कर देती है, जिससे एरिक को थोड़ी राहत मिली।
जंगलों से होते हुए वो एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचे जहां उन्हें किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आइला तुरंत अंदर गई और देखा कि वहां एक प्रेग्नेंट औरत है जो वायरस से इन्फेक्टेड थी। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आइला उससे डरने की वजह उसके पास गई और उसके हाथ पकड़कर उसके बच्चे को डिलीवर करने में उसकी मदद की। उधर एरिक चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, इसे यहीं छोड़ दो, ये बच्चा भी इन्फेक्टेड है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं थे। शायद इसी बच्चे की वजह से वो औरत अभी भी आधी इंसान थी, तभी उसने हमला करने की बजाय अपने बच्चे को जन्म दिया। पर बच्चा बाहर आते ही वो भी बाकी जैसे हो गई, जिसके बाद एरिक ने उसे मार दिया। गुस्से में एरिक उनसे दूर हटने लगा, लेकिन तभी एक अल्फा ने उस पर हमला कर दिया और उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। स्पाइक अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से वहां से भागा, पर वो अल्फा से तेज नहीं थे। अल्फा उनका पीछा करता है और उन्हें जान से मारने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे ब्लू डार्ट से सुन कर दिया। स्पाइक को पता चला कि वही डॉक्टर कैल्सन है। उसने अपनी पूरी बॉडी पर आयोडीन लगा रखा था ताकि वो इस वायरस से बचा रहे। कैल्सन ने उस अल्फा से एरिक का सर वापस लिया और उन्हें बताया कि मैंने इसका नाम सैमसन रखा है, ये पिछले 3 साल से यहाँ पर है, पर मैं इसे नहीं मारता। अब यहाँ से चलो कि इससे पहले उसे होश आ जाए। जैसे ही स्पाइक की नजर कैल्सन के बोन टेम्पल पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा ये क्या है, जिस पर कैल्सन मुस्कुराते हुए कहता है चलो आखिर किसी ने तो जानने की कोशिश की, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ अकेले मर जाऊंगा और सब मुझे पागल समझेंगे। कैल्सन इसे मेमेंटो मोरी कहता था, जिसका मतलब था मौत को हमेशा याद रखना। उसने इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड लोगों के स्केलेटन से टेम्पल बनाया था, जिसे बनाने मुझे 13 साल लग गए और यहाँ इतनी लाशें थी कि उनकी गिनती करना नामुमकिन था। कैल्सन ने एरिक के सर को भट्टी में डाला, फिर खोपड़ी से मांस अलग कर उसे अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद वो उस खोपड़ी को स्पाइक को देते हुए बोला कि एरिक के लिए एक अच्छी जगह चुनो। इसी बीच वो अपनी बॉडी पर और आयोडीन लगाता है ताकि इन्फेक्शन से बचा रहे। जब उसे पता चला कि उनके हाथ में जो बच्चा है वो एक इन्फेक्टेड औरत के गर्भ से जन्मा है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा इस बच्चे को जिंदा रहने के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी, पानी के सहारे वो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन जिंदा रह सकता है, तो इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। पर स्पाइक ने कहा नहीं, वो अपनी मॉम को ठीक करना चाहता है। रात को कैल्सन आइला की जांच करता है। उसने उसे अपनी उंगली को उसकी उंगली से टच करने को कहा, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। उसकी ब्रेस्ट पर कुछ लम्स थे और जांच से पहले कैल्सन ने उसे एक शब्द याद रखने को कहा था, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में वो उसे भूल गई थी। कैल्सन ने कहा मेरे पास इससे ज्यादा जांच करने के लिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, पर जितना मैं समझ पाया हूँ उससे मुझे लगता है कि तुम्हें कैंसर है। वो स्पाइक से माफी मांगता है क्योंकि ये लास्ट स्टेज कैंसर था, जिसका मतलब कि उसकी मॉम को नहीं बचाया जा सकता। ये सुनकर स्पाइक रोने लगा। उसने कहा लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी थी। आइला स्पाइक को शांत करती है और उसे बताती है कि वो जानती थी कि उसे कैंसर है, लेकिन वो उसे सच बताने से डरती थी। वो चाहती थी कि तुम्हें ये बात किसी और से पता चले, पर सबने तुम्हें गुमराह रखा। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फिर उसके इशारा करने पर कैल्सन स्पाइक को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे स्पाइक धीरे धीरे नींद में जाने लगा। कैल्सन उसे समझाता है कि मेमेंटो मोरी का मतलब यही है कि मौत को टाला नहीं जा सकता, हमें उसे अपनाना ही होता है। मौत कई तरह की होती है, लेकिन सबसे अच्छी मौत वही होती है जो बिना किसी तकलीफ के आए। आइला अगर और जिंदा रहती तो ये बीमारी उसे और तकलीफ देती, इसलिए उसने कैल्सन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे आसान मौत दे। कैल्सन उसे अपने साथ ले गया और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मॉर्फिन का बहुत हाई डोज दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। कुछ देर बाद कैल्सन वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके हाथ में आइला का स्कल था। उसने उसे स्पाइक के सामने रखकर कहा कि अपनी मॉम के लिए सबसे अच्छी जगह चुनो। स्पाइक ठीक वैसा ही करता है और उसे लेकर उस खोपड़ी से बने हुए स्टैचू पर चढ़ने लगता है। स्पाइक ने उन्हें सबसे ऊपर रखा जहां से उगता हुआ सूरज साफ दिखाई देता था और अपनी मॉम को आखिरी बार अलविदा कहा। अगले दिन सैमसन एक बार फिर उन दोनों पर हमला कर देता है। वो कैल्सन का सर उखाड़ने ही वाला था कि तभी स्पाइक ने उसे दोबारा से मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वो शांत हो गया। कैल्सन ने कहा अब तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इस बच्चे को लेकर वापस लौट जाओ। स्पाइक ने उसकी बात मानी और वापस अपने गांव जाने लगा। कुछ देर बाद वहां तैनात गार्ड्स को बच्चे के रोने की आवाज आती है। उन्होंने जैसे ही गेट खोला वहां कोई नहीं था। उन्हें बच्चे के साथ एक टोकरी मिली जिसके अंदर स्पाइक का लिखा हुआ लेटर था। पता चलता है कि उसने उस बच्चे का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था। वो अपने पिता के लिए लिखता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक दिन मैं खुद लौट आऊंगा। ये बच्ची एक इन्फेक्टेड के पेट से जन्मी है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। हमें डॉक्टर कैल्सन मिले थे, वो पागल नहीं है, वो बहुत भले इंसान थे। उन्होंने मॉम की मदद की। ये पढ़कर जेमी की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी एक बार फिर से ऊपर आ गया था, जिसके चलते वो समुद्र पार नहीं कर पाता और अब वो शायद अपने बेटे से कभी न मिल पाए।
28 दिन बाद हम स्पाइक को देखते हैं जो अकेला अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। वो एक किनारे बैठकर मछली पका रहा होता है कि तभी एक अल्फा उसकी उड़ाने लगा। स्पाइक ने उसे मार दिया पर उसके पीछे और भी थे जो उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां से आगे का रास्ता बंद था। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी ने उसे आवाज दी। उसने कहा, तुम्हारा निशाना काफी अच्छा है, लेकिन इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, तुम्हें हमारी मदद चाहिए। स्पाइक के हाँ कहते ही उसके दोस्त उन इन्फेक्टेड लोगों पर टूट पड़े और उन्हें बड़ी बुरी तरह मारा। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके अंदर इनका कोई डर ही नहीं था। उनका लीडर नीचे आता है और स्पाइक के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो अपना नाम जिमी बताता है और उसके गले में लगे क्रॉस को देखकर हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। अब वो बड़ा हो गया है और एक गैंग का लीडर है। उसे देखकर लग रहा था कि वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। 28 सालों में उसने जरूर कुछ ऐसा देखा है जिसने उसे साइको बना दिया। हालांकि फिर भी स्पाइक उनकी गैंग में शामिल हो जाता है और अपने सफर को जारी रखता है। अब इसके आगे क्या होगा ये तो हमें इस मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा, जो अगले साल ही रिलीज होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें जरूर बताएं कि आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।